ध्यान है जब लास्ट ईयर हमने वो ड्राफ्ट शूट किया था ना, हिस्ट्री हिस्ट्री से रिलेटेड ही पॉडकास्ट का। उससे पहले मेरे को कोई मतलब इंटरेस्ट था नहीं ज़्यादा हिस्ट्री को लेकर के ना। मैंने तो ऐसे किया, पॉडकास्ट का चैनल शुरू किया है, चलो एक हिस्ट्री पे बना कर देखते हैं वीडियो। तो फिर जब वो शूट करी तो उस प्रोसेस से मुझे ऐसा लगा कि यार एक दो टॉपिक जो हैं पढ़ के देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। पढ़ने लगा, सवाल आने लगे तो और डीप गया। फिर वो साइकिल वैसे चलती रही, फिर मज़ा आने लग गया। तो वैसी फील आ रही थी जैसे कि एक आप मान लो कि कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है, लेकिन फिर आपको और चाहिए। बॉटमलेस ओशियन की तरह आप जा रहे हो, नीचे नीचे जा रहे हो, वो एंड नहीं होगा। बट आप चाहते भी नहीं हो कि वो एंड हो, क्योंकि आपको साइट्स इतनी अच्छी देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है। तो शायद इसमें डोपामिन का भी कोई रोल हो कि जब आप कोई ढूंढने जा रहे हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन फिर आपको क्रेविंग होती है कि आपको और उसमें जानना है। वो जो इन्फॉर्मेशन गैप है ना, वो लगता है कि और बड़ा होता जा रहा है और आपको एक नेवर एंडिंग सी सर्च देखने को मिल रही है। तो तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। स्कूल में तो बिल्कुल भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री में। फिर मैं और सोचा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो और क्यूरियोसिटी आपकी जागती है, तो देन यू फील कि आपको बहुत कुछ जानना है और अब जितना आगे जा रहे हो वो और डीप होते जा रहा है। तो मेरा तो हिस्ट्री में यार काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था स्कूल टाइम पे। फिर मैंने बीच में यूपीएससी की तैयारी भी की थी, तो तब भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। बट उस टाइम पे थोड़ा यही होता है कि आप थोड़ा फोकस तरीके से सिलेबस निपटाने के हिसाब से कर रहे होते हो। तो आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड मतलब गेट मोर डीप इनटू। तो फिर वही था कि अब बाद में तो फिर अब जितना टाइम मिलता उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है देखता रहता हूँ बीच बीच में हिस्ट्री के बारे में। बाकी ये था यार, जितना देखते गए तो चीज़ें ये समझ में आई कि यार उतनी सिंपल है नहीं चीज़ें। स्पेशली जैसे साइंस वगैरह, जैसा मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो उसमें काफ़ी मतलब प्रूवन चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली प्रूव हैं, और देर इज़ नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। बट हिस्ट्री में यार अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब आर अनडिस्कवर्ड। तो हम जिस तरह को हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो बेसिकली एक टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनी हुई एक स्टोरी है, जिसके हमें बहुत सारे हिंट्स के बेसिस पे हमने एक प्रपोजल्स दिए हैं कि यार प्रोबेबली ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ चीज़ें उसमें प्रूवन हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें हम वी डोंट नो 100%। दे आर जस्ट द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरीज दैट आर आउट देयर। तो इसलिए ये जानने में मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था कि क्योंकि जैसे कोई नई लेटेस्ट डिस्कवरी होती है, तो उससे ये कई बार ये पता चलता है कि भाई हमने जो स्कूल में पढ़ा था वो कैसे बदल गया। अब देयर इज समथिंग दैट हैज़ चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। बट हमें कौन बताने वाला हो अनलेस वी गेट इनटू इट। तो ये है कि इस तरीके से मुझे लगता है कि यार हिस्ट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और बहुत कुछ है उसमें हमारे सीखने के लिए। और जैसे-जैसे अ, हम और डिस्कवर करते जाते हैं चीज़ें, तो इट ओपन्स अ लॉट मोर अदर थिंग्स बिकम क्लियरर। अभी लेटली मुझे जो चीज़ इंट्रिग कर रही है वो है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका इन्फ्लक्स हुआ कैसे इंडिया में। मतलब मैंने ये पढ़ा था कि रफली 35 से 55 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ जोग्राफिकली इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द एशियन लैंड मास। धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया। बट ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो रफली या ह्यूमंस जो आज फॉर्म में है वो रफली 3 लाख साल पहले से यहाँ पे है। बट एक चीज़ जिस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है या मैं ढूंढता हूँ तो मुझे अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं, वो ये कि इंडिया में ह्यूमंस का इन्फ्लक्स कब हुआ और क्या यहाँ पे ही पॉपुलेशन पनपी थी या फिर बाहर से लोग आए थे। इसमें भी अलग अलग
मैंने व्यूज़ देखे लोगों के, कोई बोलते हैं कि लोग बाहर से आए थे, जो बहुत ही पॉपुलर आर्यन इन्वेजन थ्योरी और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की बात करते हैं, या फिर इंडिया से बाहर गए लोग। क्या हुआ था एक्चुअली? व्हाट आर योर व्यूज़? मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हाँ, बुक्स में क्लियर नहीं की जाती। बेसिकली जैसे देयर आर बिग कैट्स, मैनी वैराइटीज़ ऑफ बिग कैट्स हैं। देयर आर लायंस एंड टाइगर्स एंड पैंथर्स एंड जैगुआर्स एंड व्हाट नॉट। तो इस तरीके से आप इमेजिन करो कि जो जब इंसान इवॉल्व हो रहा था, ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमंस को हम स्पीशीज़ का नाम होमो सेपियंस है, जो टेक्निकल टर्म है। तो बेसिकली ये था कि देयर वर मल्टीपल स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस इवॉल्विंग एट द सेम टाइम। तो जैसे ये है, और दे हम इनको जैसे कज़न्स मान सकते हैं, ऑल द बिग कैट्स को। अब स्मॉल कैट्स भी है, बट अभी हम सिर्फ बिग कैट्स ही कह रहे हैं। इनमें बहुत थोड़ा-सा डिफरेंस है, बाकी सारे नेचर लगभग सेम है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे थे जैसे निएंडरथॉल्स थे, या फिर अभी जो सबसे लेट खोज हुई है जिनकी, वो डेनिसोवन्स थे, जो कि एक रशिया में डेनिसोवा केव के अंदर उनके रिमेन्स मिले हैं। और उनके, तो ये माना जा रहा है देवर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस। तो ऐसा था कि मल्टीपल स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस को एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे भी मतलब कुछ प्रिमिटिव फॉर्म रहा होगा, बट मतलब जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बात कर रहे हैं, वो देवर द बेसिकली हमारे इंटरेस्ट जिन पे हम बात करेंगे, दे वर दोज स्पीशीज दैट वर लाइक वेरी द लास्ट फ्यू स्पीशीज, जिनके बाद इवेंचुअली होमो सेपियंस कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ऐसा था, निएंडरथॉल्स थे, उनके दे हैड बिगर ब्रेन्स देन होमो सेपियंस। तो ऐसा नहीं कह सकते कि होमो सेपियंस सबसे स्मार्ट थे, दे वर नॉट। बट एक एक बड़ा इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि होमो सेपियंस इधर मतलब लर्न टू कोऑर्डिनेट इन ह्यूज नंबर्स। तो उससे पहले तक जैसे आप हमने देखा है कि बहुत सारे जानवरों को, मंकीज़ को, चिम्प्स वगैरह को, कि उनके ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स टाइप के होते हैं, जो 20-30 के टाइप के होते हैं, 20-30 नंबर में। और ये था कि बाकी ह्यूमंस के जो ह्यूमन लाइक डिफरेंट स्पीशीज़ थी हमारी, तो they were able to form such groups, but they were not able to coordinate for like in numbers like thousands and uh, the more than 100 maybe। तो 50-60-100 का ग्रुप होगा उनके पास। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली व्हाट दैट द एडवांटेज वाज विद होमो सेपियंस। और उन्होंने लाइक दे लाइक लिटरली कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट। दे वर एबल टू, ऐसा है कि बहुत 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 हज़ारों साल पहले वी वर एबल टू लाइक क्रॉस सीज एंड डू ट्रेड विद पीपल ऑन टोटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट। और वहाँ जाके उनसे कोऑर्डिनेट कर पाना, उनमें उनके साथ अपनी सिमिलैरिटी को लेके आप शुरू रिलेशनशिप कैसे शुरू करोगे, है ना? अदरवाइज़ उससे पहले तक तो मतलब बाकी जानवरों को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमारा ग्रुप है, हमारा ट्राइब है, और बाकी एवरीवन एल्स इज़ आउटसाइडर। तो एंड सीन एज़ अ थ्रेट और अ कॉम्पिटिशन बेसिकली। तो इन लोगों के बीच में कैसे, हाउ दे वर एबल टू मेक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स एंड वर एबल टू मेक ह्यूज आर्मीज एंड एस्टैब्लिश ट्रेड एंड डिफरेंट थिंग। तो दैट वाज द एडवांटेज जो इनकी आई, कि ये लोग साथ में मिलके सोशल तरीके से, या फिर जिस भी फॉर अ कॉमन गोल, दे वर एबल टू यूनाइट। एंड इस तरीके से होमो सेपियंस ने इवेंचुअली बाकी सबको, कुछ ऐसा भी है कि मिक्सिंग भी हुई है। मतलब होमो सेपियंस ब्रीडेड विद निएंडरथॉल्स आल्सो, दैट्स व्हाई मॉडर्न ह्यूमंस में भी 1-2% किसी 0.5% निएंडरथॉल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। बट इवेंचुअली दे ऑल द अदर स्पीशीज जस्ट लॉस्ट बिकॉज दे मतलब आवर स्पीशीज इज नोन टू बी अ बिट पावर हंग्री। तो उन्होंने सबको हरा के दे बिकम द रूलर ऑफ द अर्थ एक तरीके से। तो अब आप ये पूछना चाहते थे कि इंडिया में कब आए, तो आर्यन इन्वेजन वगैरह वाली बात तो बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है। वो तो यह है कि एक अलग वैरायटी ऑफ, मतलब वहाँ के लोग जैसे इंडिया के लोग हैं, हमारे स्किन एंड फीचर्स एंड डीएनए जो है दैट इज़ डिफरेंट देन रशियन पीपल। तो लेकिन वो स्पीशीज़ ब्रॉडली सेम ही है,
मतलब डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत छोटे हैं कंपेयर टू अदर स्पीशीज। अगर तुम चिम्प से कंपेयर करोगे या किसी और से, हालांकि चिम्प विम्प के साथ भी आई थिंक वी शेयर 95% ऑफ द डीएनए, वो भी बहुत थोड़ा सा डीएनए है जो हमें ह्यूमन बनाता है। लेकिन तो ये है कि क्लासिफिकेशन कैसे हो, तो कि किन को हम अलग माने किन को सेम माने। तो अभी तो यह है कि अर्थ पे जितने भी वी नो, वी कंसिडर ऑल ऑफ देम होमो सेपियंस, दे क्वालिफाई एज होमो सेपियंस। तो जो आर्यंस थे वो भी वही थे। आपको ये नहीं सोचना है कि ह्यूमंस पहली बार आर्यंस को फॉर्म में आए, वो तो बहुत रिसेंट बात है जो आर्यन माइग्रेशन या इन्वेजन थ्योरी है। तो वो तो ये है कि वो लोग अपना अलग थोड़ा सा डिफरेंट डीएनए लेके आए जो वर ऑफ लाइटर स्किन एंड ऑल ये सब चलता है। पर जो मेजर होमो जो आपकी बात करते हो कि पहली बार कौन थे, तो वो इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी कि इथोपिया में, अफ्रीका में, इथोपिया वाज द मेन सेंटर ऑफ होमो सेपियंस, और वो वहाँ से निकले एंड देन दे के क्रॉस द रेड सी, जो सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट, जो इजिप्ट और अरब को जोड़ता, कंट्रीज को जोड़ता है, and वहाँ से मूव करा उन्होंने। दे माइग्रेटेड, केप्ट माइग्रेटिंग, एंड दे माइग्रेटेड। अब आई वुडंट से कि वेस्ट में कितना माइग्रेट किया, बट जो ईस्ट में माइग्रेट किया, दैट चेन केम टू इंडिया। दे आल्सो, सम ऑफ देम आल्सो माइग्रेटेड टू द वेस्ट एंड ऑक्यूपाइड यूरोप एंड ऑल, बट जो मेजर पार्ट था उनका, दैट माइग्रेटेड टुवर्ड्स, मतलब जो पर्शियन गल्फ है, ईरान है, वो वाला पार्ट कोस्ट के साथ साथ वो इंडिया की तरफ आए। और एंड इंडिया में भी तो आप ये समझ लीजिए उससे पहले वाले जितने भी जो भी ह्यूमंस या फिर प्री ह्यूमन स्पीशीज ऑफ मैमल्स थे यहाँ पे, मतलब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने इवेंचुअली। दे बिकेम द मेन रूलर्स। ओके, तो पूरा इंडिया का, इंडिया में वो लोग आए। दिस दिस इज ऑल अराउंड आई थिंक 60,000 75,000 ईयर्स पहले वो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था रफली। एंड इंडिया आए, और इंडिया के बाद दे डिडंट स्टॉप एट इंडिया, दे क्रॉस्ड तो इनटू दिस व्हाट वी कॉल इंडो चाइना रीजन, जो थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लागोस है। दे वेंट टू इंडोनेशिया, क्रॉस्ड इंडोनेशिया, वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। तो अभी, हाँ, अभी तक हम डीएनए उसके बेसिस पे, स्टडीज के बेसिस पे वी कैन ट्रेस दैट कि दे ऑल हैड सिमिलर डीएनए, जिनमें से अभी भी कुछ ट्राइब्स हैं अंडमान के जो काफ़ी स्ट्राइकिंगली सेम डीएनए कैरी करते हैं, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू दोज जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ट्राइबल पीपल है। दे हैव वेरी सिमिलर डीएनए टू आर ट्राइबल पीपल, एंड अभी तक यही माना जाता है कि दे दे आर फ्रॉम वेरी क्लोज टू दैट द डीएनए ऑफ दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इथोपिया एंड अफ्रीका। पीपल, बाय पीपल आई मीन होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये तो इंडिया में आने की स्टोरी है पहली बार। एंड दे वर बेसिकली हंटर गैदरर्स एज ऑफ नाउ, हमारा तो यही है कंक्लूजन। तो ये मेन स्टोरी है। तो इंडिया वाज पॉपुलेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय दोज पीपल। ठीक है, अब जब हम आर्यन इन्वेजन और ये सब वाली बात करते हैं, तो uh, तब हमने उस डीएनए को, जो नए डीएनए चेंजेस आए हैं, जो हम करंट, जब हम लोगों का करंट डीएनए देखते हैं, तो दैट इज़ नॉट, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दोज पीपल इन अंडमान हैव, या फिर जो उनका है। तो वो चेंजेस कहाँ से आए हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए ऑल दीज थ्योरीज हैव कम, आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड ऑल। तो what is actually Aryan invasion or Aryan invasion theory, and why is this all this fuss about कि contradiction क्या है कि आउट ऑफ इंडिया गए थे लोग या इंडिया में बाहर से आए थे? ये बेसिकली इंडिया में जब यूरोपियंस आए, और शुरू में तो ट्रेडिंग कंपनीज लेकर आए, और इसी मुद्दे से आए थे कि ट्रेड डेवलप हो, बेटर डायरेक्ट हो अरब्स के थ्रू, मतलब मल्टीपल मीडिएटर्स के थ्रू पास नहीं हो चीज़ें, जो जिसकी वजह से वो डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स महंगी हो जाती थी। दे वांटेड अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंडिया, बिकॉज इंडिया वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द देयर इम्पोर्ट्स, मतलब सारे मेजर इम्पोर्ट्स उनके इंडियन हो रहे थे, बट दे वर कमिंग थ्रू मल्टीपल हैंड्स। तो वो जो शुरुआत थी वो इससे लेते कि डायरेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप्स बना पाए इंडिया के साथ।
तो उन्होंने जब आके ये रियलाइज़ किया एंड उनके साथ स्कॉलर्स वगैरह भी आए जिन्होंने या कि यहाँ पे जो लाइब्रेरीज वगैरह में बुक्स वगैरह मिली वो जब उन्होंने पढ़ी और कुछ ने यहाँ भी पढ़ी लेके भी गए वो उनकी कॉपीज़ बना के स्टडी करी, तो उन्होंने ये पाया कि उनके जो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ वगैरह चल रही थी जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेजेस का सोर्स वगैरह खोजने की कोशिश कर रहे थे और जो डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उन्होंने पाया कि हमारी संस्कृत लैंग्वेज जो है, जो कि जिसमें ज़्यादातर मेजर हमारा टेक्स्ट उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, दैट लैंग्वेज उस लैंग्वेज में बहुत सारे रूट वर्ड्स जो थे, मतलब इन लैंग्वेज के जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस के रूट वर्ड्स थे जो उनके ओल्ड वर्जन वाले वर्ड्स थे जिनसे मॉडर्न वर्ड्स बने थे, और जो संस्कृत के वर्ड्स थे दे वर वेरी सिमिलर। और ये 1 2 4 5 10 एग्जाम्पल तक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स थे। तो इसकी वजह से उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि प्रोबेबली समहाउ द इंडियंस एंड द यूरोपियंस आर रिलेटेड। तो वहाँ से एक टर्म इजाद हुई जो कि कहलाती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फैमिली कहलाती। तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, इवन इवन नॉट जस्ट वेस्टर्न, इवन स्लाविक लैंग्वेजेस एंड संस्कृत, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। एंड इनकी इनसे पहले जो इनकी ऐसा माना जाता है कि दीज ऑल लैंग्वेजेस आर सिस्टर लैंग्वेजेस, मतलब एंड देयर they have come from an older language which is called a proto-indo-european language, जो कि बोली जाती रही होगी इन सब लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, और जैसे जैसे ये लोग एक्सपैंड करते गए, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते गए, तो लाइक दे टुक मोस्ट ऑफ द रूट वर्ड्स विद देम, और फिर वो थोड़ा थोड़ा चेंज होके अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होते रहे। तो एक ये दिस इज द थ्योरी दैट लाइक that was proposed then also, and it is the most probable theory till now. But there was another theory which obviously as Indians we would be like happy to, or more biased towards it, was that ki Sanskrit could be the mother of all languages, and maybe Sanskrit is like, ये हो सकता है ना कि सिस्टर दोनों सिमिलर हैं, तो they could be brother and sister, but they could also be the parents, one of them could be a parent of other. So this was a idea with which most of the French scholars who were like at that time very disruptive about the conventional ideas that were uh, existing at that time, and they were very uh, like looking for all the newer theories and newer ideas that were being proposed. And because most of the knowledge till then was propagated by church, scientists have had started coming forward, but तब तक भी मोस्ट स्कॉलर्स वर लाइक, तो लोग जो कि चर्च की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दे वर वेरी हेवीली रिलीजियस पीपल, क्योंकि देवर नो, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जैसी चीज़ें नहीं होती थी, कॉमन मैन वर नॉट लर्नड इनफ टू बिकम अ स्कॉलर एंड एनीथिंग। सो इस वजह से तो उन्होंने जो ये था कि दे वर लाइक रिजेक्टिंग द डॉगमेटिक अप्रोच ऑफ द नॉलेज दैट वाज प्रोपोगेटेड बाय द चर्च। तो उनको ये नया आइडिया बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसने थोड़ा जोर भी पकड़ा, एंड particularly among French historians and scholars, this idea was very popular, that probably India and Sanskrit is the source of all the Western knowledge, is the ancient source, and they were मतलब उन्होंने इसके मामले में काफ़ी रिसर्च करी, खोज करने की कोशिश करी। सो जो आउट ऑफ इंडिया आप थ्योरी बोल रहे थे वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से शुरू होती, मतलब दोज आर द फर्स्ट पीपल हु प्रपोज्ड कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया वाज द सोर्स। और उसको लेके तो अभी भी खूब चर्चा में रहता है वो टॉपिक, इंडिया को विश्व गुरु बोला जाता है, तो वो उस बेसिस पे बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है कि क्यों विश्व गुरु वो बोल रहे हैं, बट इज देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस, और जस्ट ये भी एक जुमला है तो ऐसा नहीं है, मतलब लाइक पीपल, देयर आर थ्योरीज विच आर नॉट कम्प्लीटली प्रूवन और अनप्रूवन इधर, पूरी रिजेक्ट भी नहीं हुई है, बट देयर आर थ्योरीज लाइक दैट।
जो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ऐसा रहा हो, बट देयर आर इनफ प्रूफ्स टू से अदरवाइज। मतलब दिस इज नॉट द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी। द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी अभी भी यही है कि दीज आर सिस्टर लैंग्वेजेस, और इनकी एक मदर लैंग्वेज थी जिससे ये सब आए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो बोलते थे, नहीं, वो एक लैंग्वेज, हाँ, एक प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, फैमिली। हाँ, जो लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, ये लोग मैंने पढ़ा था एक जगह कि ये लोग कॉकसस माउंटेन जो जॉर्जिया के आसपास कहीं पे, वहाँ से बिलोंग करते थे। फिर देन दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स, सम टुवर्ड्स इंडिया एंड सम टुवर्ड्स वेस्ट। तो और फिर वहाँ से जो जो वो मेन जो लैंग्वेज है, वहाँ से फिर उसके कुछ वर्ड्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते हैं और वेस्टर्न लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते हैं। इज इट ट्रू? यार देखो, ऐसा है कि लैंग्वेजेस का के बारे में इट इज़ वेरी अनसर्टेन, क्योंकि अब तक लोग लिखते नहीं थे। और अगर 60,000 साल पहले कुछ लिखते भी थे, या 50,000 साल पहले, मतलब अगर कुछ सिंबल्स में लिखा गया है तो उसको डिसाइफर करना भी बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या अक्षर है, क्या बोलना क्या है। इसको लिखा तो कुछ है आइडिया, बट व्हाट, हाउ टू प्रोनाउंस इट। और जो लैंग्वेजेस है, जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, दोज आर वोकल लैंग्वेजेस। लिखना तो बहुत लेट शुरू किया गया, ठीक है। तो अब ये समझना कि वो वहीं से आए हैं, वो यहाँ के लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे, वहाँ के क्या लैंग्वेज बोलते थे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं है कि वी नो दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज, क्योंकि उस तरह की कि कॉकसस माउंटेन्स से आए हैं। देर आर अदर थ्योरीज ऑल्सो, थोड़ा बहुत अ, कुछ रशिया से, मतलब मोस्ट ऑफ देयर सोर्सेज समवेयर इन सेंट्रल एशिया, और वेयर सेंट्रल एशिया मीन्स द रेस्ट ऑफ सदर्न एशिया, और या फिर मिडल ईस्ट जो कहलाता है, जहाँ पे बेसिकली कॉकेसस है, जहाँ पे स्टेप्स और नीचे का लेवांट रीजन है, सीरिया वगैरह, इस इनका बाउंड्री है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशियन स्टेप्स है और उनके बीच का, तो क्योंकि ये है अब, दिस इज़ नॉट द ओनली वन थ्योरी, बट देर आर अदर ऑल्सो, देर आर सम कि रशिया के और पार्ट से आए हैं कुछ। देयर आर थ्योरीज लाइक दैट कि कहाँ से हुए होंगे। बट बेसिकली ये है कि क्योंकि ग्रासलैंड्स में ऐसे कोई फिक्स वो नहीं होते थे जो स्टेप्स में ना, उनके एस्टैब्लिशमेंट। तो ये है कि कभी कहीं किसी एरिया में मिलते हैं उनके एविडेंस कहीं, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते थे यहाँ वहाँ। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असर्टेन कि एग्जैक्टली कहाँ पे थे वो जब ये लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करी। तो अब ऐसा है कि वी नो कि कई सारे ग्रुप्स थे जो कि जिनकी हम ये बता सकते हैं कि कहाँ से, मतलब फाइनली जब इंडिया में आए, उधर से माइग्रेशन हुआ, या फिर पर्शिया में माइग्रेशन हुआ, तो वेयर डिड दोज पीपल कम फ्रॉम, दैट वी नो। लेकिन जब वो लैंग्वेज जब डेवलप हुई, वो कहाँ डेवलप हुई, दैट इज़ वेरी हार्ड टू। तो जो आप कॉकेसस वाला बोल रहे हो, दैट इज़ लाइक, ये माना जाता है कि हाँ, प्रोबेबली वहाँ पे समवेयर वहाँ हुई है, बट मतलब इट्स नॉट, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू टेल, क्योंकि हाउ देयर इज़, मतलब हाउ डू यू फिगर आउट कि क्या बोल रहे थे लोग, अनलेस यू कैन हैव अ साउंड रिकॉर्डिंग और समथिंग। तो अभी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई यूज़ के कुछ यूज़ कर करके कुछ कुछ चीज़ें से दे आर ट्राइंग टू फिगर अ लॉट ऑफ इट आउट, बट इट्स हार्ड टू फिगर आउट सॉन्ग्स। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा था रिसेंटली कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है दैट इज़ नो लॉन्गर मतलब वाइडली एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड एट ऑल। कि क्योंकि अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी सुना, मतलब किया कि लोग माइग्रेट कर कर के आ रहे हैं, बट इन्वेजन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट मीनिंग। कि अगर इन्वेजन हुआ है दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी सम मास किलिंग सॉर्ट ऑफ, कि भाई वहाँ के जो लोग थे उनको पहले मारा गया और ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें जो हैं वो थोपी गई हैं उनके ऊपर कि आप ऐसे रहोगे, ऐसे फॉलोगे, हमारे तरीके से चलोगे। ऐसा कुछ एविडेंस भी मिला है क्या? या माइग्रेशन जो है दैट वाज सिंपल एंड ईजी, कि भाई धीरे धीरे लोग माइग्रेट हुए, दे इंटरमिक्स्ड विद द लोकल पॉपुलेशन एंड दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। तो देखो यार, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है जो कि करंट अभी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है।
and that it has followed the archaic Aryan invasion theory which was proposed by the British. क्यों? उसके पीछे जैसे मैं बता सकता हूँ कहाँ से आई थी, वो भी थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि बेसिकली उन्होंने ये देखा कि जब हमारे ऋग्वेद वगैरह ट्रांसलेट होना शुरू किए उन्होंने, हमारे टेक्स्ट, तो उसमें ऐसा-ऐसा कहानियाँ लिखी हुई थी कि हमारे राजा ने और हमारे देवता ने आके बहुत सारे अ, शहरों को तबाह किया और मतलब असुर और राक्षस और अलग-अलग वर्ड यूज़ कर रखे हैं, कहीं पे कुछ दैत्य वगैरह, उनसे लड़ाई करी, उनको हराया, उनके शहरों को मतलब बेसिकली टाउन्स और सिटीज़ को तबाह किया। इस लाइन को लेके उन्होंने ये अ, माना कि प्रोबेबली यहाँ पे जो आर्य लोग आए हैं, दे आर द इन्वेडर्स, और उन्होंने इन लोगों के जो एग्जिस्टिंग यहाँ के लोग थे या उनकी जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर था उनका रहने का, सिटीज़ वगैरह, उनको तहस-नहस किया और एंड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ दिस प्लेस। सो वो हमारे वेदों की उस लाइन से ये कंक्लूड किया उन्होंने कि प्रोबेबली आर्यंस इन्वेडेड। ठीक है, इसके इससे ज़्यादा कोई वो नहीं था, प्रूफ नहीं था। तो बेसिकली इस खाली जो जो एक प्रूफ है जो कि वो है, वो लिंग्विस्टिक प्रूफ है, और उससे ये कंक्लूड किया गया है कि ऋग्वेद में जो ये बताया गया कि इंद्र ने और हमारे राजाओं ने बहुत सारे शहर तहस-नहस किए, उसको उसको लिटरली माना गया। प्रोबेबली दिस वुड हैव हैपेंड एंड और ये था कि कुछ एक लाइनों में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है अ, कि ये लोग तो इनका जैसे रंग वगैरह बताया गया है कि बहुत गोरे थे एंड वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल एंड सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि मतलब अभी भी कई सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो है सेंटेंसेस के, उन पे कन्फ्यूजन है जिनके बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया था कि इन्होंने काले लोगों को हराया। एंड अभी एक वर्जन ऐसा है कि भाई काली नदी के पार रहने वाले, एक नदी का को काली नदी बोला जाता था, उसके पार रहने वाले लोगों को हराया आर्यन लोगों ने, और जो भी माने जाते थे जिन्होंने ऋग्वेद लिखा बेसिकली उनके राजाओं ने और भगवानों ने। लेकिन हाँ, तो ये है कि उसका पहले लिटरल ट्रांसलेशन ये था कि भई इन्होंने काले लोगों को हराया, उससे ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में यही मतलब निकाला था कि आर्यन लोग प्रोबेबली कहीं और से आए थे और काफ़ी गोरे थे, तो ये इंडिया के तो नहीं थे, और ये इन्होंने आके इंडिया के नेटिव काले लोगों को हराया और अपना राज्य यहाँ पे स्थापित किया, एंड दैट बिकेम द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और जब उनसे प्रूफ माँगा गया तो उन्होंने यही ऋग्वेद की लाइन ही बताई, बोला कि इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये सब बातें, तो हमारे हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं। बट ये था कि अब इतनी बड़ी थ्योरी अगर आई है तो फिर उसके इतने से प्रूफ से तो काम चलेगा नहीं, प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए उसके। तो जब खोजबीन की गई आर्कियोलॉजी, जो कि इंडिया में वही ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे, उससे पहले आई थिंक इंडियन राजा वाजाओं ने ज़्यादा खोजबीन करने में इंटरेस्ट लिया नहीं हिस्ट्री। तो उन्होंने काफ़ी खुदाई वगैरह कराई, और इवेंचुअली इंडिया जब आज़ाद हो गया और उसके बाद इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था जिसकी स्थापना ब्रिटिशर्स ने करवाई थी एक टाइम पे, उन्होंने भी आगे चल के काफ़ी डिगिंग वगैरह करी उन साइट्स की जो कि जहाँ पे माना जाता है कि ये इन्होंने युद्ध लड़े ये सारे आर्यंस ने, और दैट इज़ मोस्टली द पंजाब एरिया एंड अभी करंट पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, वो जो बेसिकली अखंड भारत में जो काउंट करते हैं हम एरिया, दैट इज़ नॉट इन द करंट पॉलिटिकल इंडिया बट नियर बाय पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, दोज़ पार्ट्स में वहाँ की जब एक्सटेंसिव खुदाई वगैरह की गई, तो वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला इनको किसी लार्ज स्केल इन्वेजन का, जबकि देयर आर वेरी मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि जब भी कुछ मेजर इन्वेजन होता है या मेजर युद्ध होता है तो देर आर मैनी थिंग्स दैट यू एसोसिएटेड, चीज़ें होती हैं जो आपको खुदाई में मिलती है, जैसे कि मास ग्रेव्स मिलती हैं टिपिकली,
तो लोग मर जाते हैं, क्योंकि आप खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बीमारियां फैलती हैं। आपके सोल्जर्स हो, तो अगर आपने मार भी दिया तो यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ द डेड बॉडीज, यू हैव टू हायर समवन टू टेक केयर ऑफ द डेड बॉडीज। तो देयर आर मास ग्रेव्स, देयर आर वेपन्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वेपन्स। और ऐसा होता है कि अगर फिर ये था कि इवेंचुअली 1920s में, मैं थोड़ा सा जंप करना चाहूँगा, कि हमें पहली बार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वाली जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके क्लूज़ मिले। उससे पहले तक किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि उस वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी ऐसी पुरानी, जिनके पास अपनी स्क्रिप्ट भी थी, और वाज अ फेयरली एडवांस सिविलाइजेशन, और काफ़ी बड़े एरिया में भी। अब धीरे धीरे उसकी साइट्स गुजरात तक और यूपी तक मिलती जा रही है। तो ओवरऑल एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ऑल फोर सिविलाइजेशंस, ऑल ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन जो मानी जाती हैं, चाइनीज़, इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, तो ये सबसे ज़्यादा फैली हुई सिविलाइजेशन इंडस वैली। लेकिन उसकी खोज 1920s में आर्कियोलॉजी के दौरान ही हुई। और तो बेसिकली उनका जो वो था, ब्रिटिशर्स को लगा, मतलब उस टाइम तक के हिस्टोरियंस को लगा, वी हैव फाउंड द पीपल दैट आर्यंस बीट, कि आर्यंस लगभग उतने पुराने हैं, और ये हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास तक सर्वाइव करी, और उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो उन्होंने ये माना कि लगभग वही 2000 से 1500 के बीसी के बीच में ही कभी आर्यंस ने इन्वेड किया। एंड इवेंचुअली उसके बाद हमें ये सबूत मिलता है कि वहाँ पे वो साइट्स काफ़ी हद तक खाली हो गई, जहाँ जो कि एक अच्छे खासे प्लान्ड और मच मोर मॉडर्न दैन एनी आर्यन टेक्नोलॉजी थे, उस टाइप की सिटीज़ बनी हुई थी, क्योंकि अपने ज़माने के वो है, मतलब दे आर कंसिडर्ड इवन बेटर than any among best cities among the four. So in terms of planning and drainage and like जिस तरह की ब्रिक्स वगैरह यूज़ करी थी उन्होंने सिटीज़ बनाने के लिए, तो बहुत कुछ हमें उसके बारे में पता चला। और बहुत सारी खुदाई में हमें नए नए क्लूज़ मिलते रहे कि व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वाज इट, एंड इट वाज बेसिकली मेनली अ ट्रेडिंग सोसाइटी, और जो मोहनजोदाड़ो वाली थी। एंड तो उन्होंने थ्योरी ये दी, क्योंकि इनके पास हमें कहीं पे घोड़े और युद्ध और इन वेपन्स और इन सब के हड़प्पा वाल में ज़्यादा वो नहीं मिलते हैं हमें। तो उससे ये कंक्लूड किया गया कि ये ट्रेडिंग सोसाइटी थी मेनली। और ये था कि जब ये ख़त्म होने का रीज़न ये प्रपोज किया कि आर्यंस, जो कि देवर लाइक वेरी वॉर लाइक सोसाइटी एंड मार्शल सोसाइटी, जहाँ पे जो ट्राइब्स के बीच में आपस में लड़ लड़ के जो ट्राइब सबसे बड़ा होता है, मतलब दे बिकम द रूलर्स, इस टाइप के कल्चर से आ गए थे। उन्होंने इन पे इनको इन्वेट किया। एंड क्योंकि ये देवर सो हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो कि इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी सोसाइटी, और लाइक उन्होंने जस्ट मतलब आके इनको तहस नहस कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई आर्मी नहीं थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एंड दे जस्ट decimated everything. That was the theory. मतलब how stupid that sounds, मतलब you can imagine कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, उनके पास कोई, उनको ये आइडिया नहीं है कि हमें कभी लड़ना पड़ सकता है, कोई हमें अटैक कर सकता है। खैर वो उससे आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे पास लॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं लार्ज स्केल वॉर्स के, इन्वेजन के, उनमें से कुछ भी नहीं मिला। तो इवेंचुअली इन्होंने दे ड्रॉप्ड, मतलब एवरीवन इन those who were associated with these things, they started shifting and saying to migration theory, क्योंकि we know that those people did migrate, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ उसके बारे में हमारे टेक्स्ट में भी है कि हाँ, पीपल जो थे, मतलब इंडिया में वो इवेंचुअली आए फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। एंड लेकिन अब ये जैसे है, ये डिबेट है कि क्या वो इतने लार्ज नंबर में आए कि हम उसे माइग्रेशन बोलें, या फिर हल्की-फुल्की इंटरमिक्सिंग थी, जैसे कि बाद में कुशान्स और हंस बोलते हैं, हिंदी में हूण बोलते हैं, हूण, कुशान, एंड देयर वर मेनी, एक और था ना शक। दीज़ वर द बिग ट्राइब्स, जो कि इवेंचुअली इन्होंने ये कोई चाइना की तरफ से कोई
मंगोलिया के कज़ाकिस्तान वगैरह जहाँ पे इनका होमलैंड हुआ था, वहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट करते करते इंडिया आए। इवेंचुअली इंडिया के रूलर्स को, जो वेस्टर्न इंडिया के रूलर्स को हरा के इन्होंने अपना वो स्थापित कर लिया था, साम्राज्य। और इवेंचुअली हमारे इन्होंने सबने अपना हमारा कल्चर और हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे जस्ट ये हमारे उसमें घुल मिल रहे हैं पॉपुलेशन में, हमारी डेमोग्राफी। तो एक तरह का माइग्रेशन ये भी है जिसमें उनका नंबर बहुत लार्ज नहीं था, दे वर स्मॉलर एंड दे जस्ट गॉट एब्जॉर्ब। तो अभी सबसे प्रोबेबल तरीका ये माना जा रहा है कि आर्यंस जो थे वो भी इसी तरीके से आए और बैचेस में आए धीरे धीरे करके, एंड दे kept assimilating in our society, but they brought with them their language, जिससे इवेंचुअली संस्कृत आई। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेट हैं कि क्या वो संस्कृत पहले से ही आती थी उन्हें, क्या मतलब डेवलप हो चुकी थी उनके आने से पहले, या फिर इंडिया आने के बाद डेवलप हुई। अब ऋग्वेद की बात करते हैं कई बार, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो हमारे इस रीजन का सबसे पुराना टेक्स्ट है, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे पुराना है, और उसमें भी मल्टीपल, मतलब ऐसा है कि कुछ मंडल उसके पहले लिखे गए हैं, कुछ बाद में लिखे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में चेंज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने मतलब वो किया है कि र्ग्वेद में भी मल्टीपल पार्ट्स मल्टीपल टाइम्स पे लिखे गए हैं, एक साथ पूरा नहीं लिखा गया। तो जो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद है उसको वी कैन टेक, दिस इज़ द अर्लीस्ट known evidence of Sanskrit existing as a proper language। तो अब इस चीज़ पे से काफ़ी कुछ टिका रहता है कि हम कितना पुराना मानते हैं उस माइग्रेशन को, उस लैंग्वेज संस्कृत के डेवलपमेंट को। और तो बहुत सारे डिबेट और बहुत सारी स्टडीज़ है, रिसर्च है, वो इसी चीज़ पे चल रही है कि ऋग्वेद कितने पुराने हैं। उसके ऊपर आपको 50 डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशंस मिल जाएंगे अलग अलग लोगों के। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन चलता है वो है एक नंबर जो 1500 BC के आसपास का था। और obviously Indians who think that, मतलब who believe that this is much older, don't accept that timeline. So many propose somewhere around, many Indian scholars even somewhere around 3000 BC, and those who take the words in the books literally, they even might say that it is मतलब lakhs of years old. So वो है, तो उन पे तो हम नहीं जाएंगे, बट मतलब हाँ, जितना भी एविडेंस जो पॉइंट कर रही है, दिस इज़ लाइक प्रोबेबली समवेयर अराउंड 2000 to 3000 4000 BC समवेयर दैट हैपेंड। एंड यही है कि क्योंकि अब माइग्रेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, मतलब इंटरमिक्सिंग होती है, स्लो होती है, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होती। इन्वेजन होता है तो सडनली ये होता है कि आपकी सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक साथ मर जाएंगे, तो उनका कल्चर में एकदम से चेंज आता है। सोसाइटी में रूलिंग वगैरह, रूलर चेंज होता है तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बहुत सारा चेंज हो जाता है, लॉज वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो और रहने सहने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली इस टाइप का कुछ इमीडिएट कुछ मिलता नहीं है। तो इस बेसिस पे ये कंक्लूड और किया जा रहा है कि माइग्रेशन भी एक झटके से नहीं हुआ, एक बार में ऐसा नहीं हुआ है कि 50 लाख लोग पहुंच गए। 50 लाख तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है, मतलब जैसे 50,000 पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे आते रहे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, मतलब करेंटली दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी दैट इज आउट देयर। तो अब क्योंकि ये माइग्रेशन हुआ है, स्लो माइग्रेशन या जैसे भी, और इंटरमिक्सिंग हुई है पॉपुलेशंस की, तो डीएनए भी, आर्यन डीएनए भी प्रेजेंट होगा इंडियन पॉपुलेशन में, और जो पहले अफ्रीकन्स आए थे माइग्रेट करके इंडिया में, उनका भी डीएनए प्रेजेंट होगा इंडियन पॉपुलेशन में। तो एटलीस्ट ये 2 डीएनए तो इंडियन पॉपुलेशन में अब आज भी देखने को मिल जाएंगे अगर हम लोग डीएनए टेस्टिंग वगैरह जो भी है करते हैं। हाँ, तो मेजर डीएनए जो डिफरेंट अब आप आइसोलेट करके देख सकते हैं, तो एंशियंट डीएनए में तो कौन कौन से एंशियंट डीएनए हमारे यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली वो वाला मिलता है जो कि हमने डिस्कस किया कि लगभग 60,000 साल पहले जो फर्स्ट माइग्रेशन था होमो सेपियंस का, उसके दौरान इंडिया आके बस गए। और देवर
हंटर गैदरर्स फॉर द मोस्ट पार्ट, जो कि प्योर, अगर जब तक वो प्योर थे, इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है। दिस इज और ये बताए अब ऐसा है कि उसके अलावा एक डीएनए जो है जिसको कॉमनली स्टेप डीएनए बोलते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल एशियन स्टेप्स जो हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वहाँ से माइग्रेट किए हुए लोग हैं, क्योंकि उससे पहले तक पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक लाइफ जीते थे, कि मतलब बेसिकली पशुपालन बोलते हैं सही है ना। और पशुओं के लिए मतलब दे वर नॉट एबल टू, मतलब उतनी फर्टाइल नहीं थी है वो ज़मीन सेंट्रल एशिया की, तो हमेशा वो इसी टाइप का लाइफस्टाइल रहा है। जो भी वहाँ लोग रहे हैं वो चरने वाले जानवरों को पालते हैं, हम भेड़ वगैरह से दूध लेते हैं, इवन घोड़े के दूधों के भी घोड़े के दूध के भी कुछ कुछ डिशेस बनाते हैं। एंड अदर बाकी ये होता है कुछ को उनके ही उनसे फर से कपड़े बनाते हैं, उन्हीं को मार के खाते भी हैं, मीट भी उन्हीं का खाते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है बेसिकली एक उनका डीएनए हमारे मिलता है डेफिनेटली, और एक और डीएनए मिलता है जो कि लगभग आफ्टर 10,000, मतलब 10,000 साल पहले की बात करें तो एटलीस्ट 10 समथिंग अराउंड 10,000 12,000 ईयर्स अगो, जो कि ईरान साइड से माइग्रेट किए, और दे वर द पीपल हु हैड स्टार्टेड एग्रीकल्चर। बेसिकली दे हैड लर्नड और फिगर्ड आउट एग्रीकल्चर इन दैट रीजन, क्योंकि वो टर्की, सीरिया, ईरान, ये इराक, ये वाला ही एरिया माना जाता है जहाँ पे पहली बार एग्रीकल्चर इन्वेंट किया एक तरीके से, या फिगर आउट किया। तो वो लोग भी माइग्रेट कर, उन्होंने भी ईस्टवर्ड माइग्रेट किया धीरे धीरे, और जब वो मतलब इंडिया की तरफ आए तो बेसिकली एग्रीकल्चर उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। दिस इज व्हाट वी कैन से दैट दिस इज प्री आर्यन माइग्रेशन। तो आर्यन लोगों से पहले वो लोग आए इंडिया में, और एग्रीकल्चर, वो अपने साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाए हैं, जो कि ऑब्वियसली इंडिया का क्लाइमेट उनके क्लाइमेट से बहुत डिफरेंट था, और रेनी सीज़न बिल्कुल डिफरेंट था, तो उन्हें काफ़ी टाइम लगा फिगर आउट करने में कि इंडिया में कैसे एग्रीकल्चर किया जाए। बट बेसिकली एग्रीकल्चर उनके थ्रू आया, एंड यहाँ के लोगों के साथ वो मिक्स हुए, क्योंकि डायरेक्टली वो सक्सीड हुए नहीं शुरुआत में एग्रीकल्चर करने में। तो दे लर्न अ लॉट, मतलब काफ़ी म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, इंटरमिक्सिंग भी हुई। तो ये इवेंचुअली लोगों में मतलब इंटरमिक्सिंग होती है, तो फिर डीएनए, दोनों के डीएनए आने लगते हैं बच्चों में। तो ये है कि अब, तो ये 3 बेसिकली डीएनए हैं। तीसरा डीएनए स्टेप डीएनए है, जो कि आर्यंस, सो कॉल्ड आर्यंस के साथ भी आया, फिर हंस, शकाज, कुशान्स के साथ भी आया। तो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू टेल कि अगर हमें कोई स्टेप डीएनए मिल रहा है तो ये आर्यन वाला है या कुषाण वाला है, हुन वाला है। क्योंकि ये है कि डीएनए जो है बेसिकली आप, इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टू गेट डीएनए फ्रॉम एंशिएंट डीएनए, बेसिकली 1000 साल पुराना डीएनए। आपको कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलना चाहिए, उनकी बॉडी, हड्डियाँ वगैरह, तभी आप उसका निकाल सकते हो। एंड वो ये भी है कि आप, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी रही होगी, बट यू ओनली गेट फ्यू सैंपल्स, कुछ एक आपको हड्डियाँ मिली हैं, कुछ एक लोग मिले हैं। तो हम उनका डीएनए देख के ये कंक्लूड करते हैं कि प्रोबेबली पूरी उसका, मतलब प्रपोज करते हैं कि प्रोबेबली पूरी पॉपुलेशन का ये डीएनए मान लिया गया। तो हमारे पास अब हो सकता है कि हमें एक बहुत ही विकृत बीमार से आदमी का डीएनए मिला और हम ये सोच रहे हो कि सारे लोग ऐसे ही थे, है ना? तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये है कि एंशिएंट डीएनए के ऊपर जो स्टडीज़ चल रही है, दे आर नॉट वेरी रिलायबल। तो वो गलत भी हो सकता है आपको ख़राब सैंपल ही मिला हो, आपको जो डीएनए सैंपल मिला है, क्योंकि बहुत आया तो मैं प्रेज़ेंट नहीं। ओके, तो हाँ, अब ये है कि अब लेटेस्ट जो डीएनए स्टडीज़ आ रही है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, आपको यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगे। इंडियन डीएनए वाले लोग, इंडियन डीएनए एक्सपर्ट्स, तो वो यही बताते हैं कि ये सारे डीएनए हर इंडियन में प्रेजेंट है आज की तारीख में। तो जो इंटरमिक्सिंग है वो पुराने ज़माने में ऐसे कह सकते हैं, बिफोर, रफली बिफोर
2000 ईयर, जो कि मतलब फर्स्ट सेकंड एडी, फर्स्ट सेकंड 100 एडी जो है, उसके बाद ये देख रहे हैं कि डीएनए में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है इंडिया। लेकिन उससे पहले तक बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सिंग हो चुकी थी, और लगभग इन तीनों टाइप के डीएनएस का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में हर इंडियन में है। किसी में कोई थोड़ा ज़्यादा है, कोई कम है, लेकिन कोई ऐसे प्योर तो बचे ही नहीं। ये 100 एडी जो अभी बात हुई कि उसके बाद से साइंस कम हो गई, ये इस वजह से है कि उसके बाद फिर वो कास्ट में ही मैरिजेस होने लग गई थी, इसलिए डीएनए ज़्यादा वेरीड नहीं रहा, वो फिर सिमिलर डीएनए ही कंटिन्यू होने लग गया आगे। तो अभी तक तो यही प्रपोज किया गया है, मतलब अब कैसे पता चले एग्जैक्टली। तो बट हाँ, दिस इज़ व्हाट वी हैव, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी अभी तक, कि उसके बाद से ये था कि इंटर कास्ट मैरिजेस जो है वो एज अ इन द सोसाइटी काफ़ी ख़राब मानी जाने लगी। तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मैरिंग इनटू योर कास्ट, इस वजह से जो चेंजेस हैं, वेरिएशन कम हो गया डीएनए में आना, और काफ़ी सिमिलर है हमारा आजकल के लोगों का डीएनए उन लोगों के डीएनए से। लेकिन उससे पहले उन लोगों का डीएनए जो है वो तीनों और अच्छा खासा मिक्सचर घुसते हैं डीएनए में, वो है अलग अलग इन तीनों तरह के डीएनए का। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी थी कि माइग्रेंट्स जो थे, आर्यन माइग्रेंट्स, ये लोग मोस्टली मेल्स थे जो माइग्रेट हुए इंडिया में। तो ये चीज़ मालूम कैसे चली कि मेल्स ही माइग्रेट किए थे, वो पूरा एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, वो ग्रुप में क्यों नहीं माइग्रेट हुए? तो उनका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हो सकता है दे हैड कंसिडर्ड कि द जर्नी टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर women एंड चिल्ड्रन एंड ऑल। बट हाँ, ऐसा है, देखो, हर इंसान में अपने माँ बाप से, मतलब बेसिकली सबका डीएनए जो है वो हर बच्चे का डीएनए जब बनता है तो वो माँ बाप के डीएनए के मिक्सचर से बनता है। बट उनमें 2 क्रोमोसोम होते हैं जो कि सीधे सीधे कॉपी होता है माँ बाप से। एक हर मेल में एक वाई क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऐसा। और हर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो बेसिकली एक वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल्स में है, और वो सिर्फ बाप से मिलता है, क्योंकि उनके बाप के पास ही है देने के लिए, माँ के पास होता ही नहीं है। तो हर लड़के में अपने फादर से एक क्रोमोसोम आता है, और वो क्रोमोसोम उसके बेटे को उसके उसके फादर को उसके फादर से मिला होगा, उसके फादर को उसके फादर से मिला होगा। तो एक तरीके से अगर हम वाई क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं तो वी कैन ट्रेस कि हु वुड हैव बीन हिज फादर, उसका फादर किस साइड से रहा होगा। तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू नो कि हु वाज द फादर, है ना। अब मदर के केस में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई फीमेल मिलती है, उसके 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, आप फिगर आउट करते हो कि हाँ, ये दोनों माँ बाप से आए हुए 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, बट यू कैन नॉट टेल कि विच वन हैज़ कम फ्रॉम मदर, विच कम वन हैज़ कम फ्रॉम फादर। और उस फीमेल के भी जो बच्चे होंगे, उनको जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मिलेगा वो फादर से मिला हुआ भी जा सकता है, मदर से मिला हुआ भी जा सकता है। ठीक है, तो इस एक्स वाई क्रोमोसोम वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू हम वी कैन नॉट डायरेक्टली फिगर आउट द मदर साइड। लेकिन क्या होता है, एक होता है हमारे हर लिविंग सेल में एक छोटा-सा, अब ऑर्गन बोलना तो गलत होगा ऑर्गन तो बहुत बड़े होते हैं, तो सेल का पार्ट है। बट एक छोटा-सा एलिमेंट होता है, ऐसे समझ लीजिए सेल का पार्ट होता है, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हम ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम। हमारा हर सेल करता है बॉडी का। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, व्हिच इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड वो हर इंसान को अपनी माँ से मिलता है, बी इट मेल बी इट फीमेल। तो अगर मतलब पहले तक तो ये दिस इज़ अ रीसेंट, रिलेटिवली रीसेंट डिस्कवरी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से फिगर आउट करना। बट ये है कि हाँ, आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा आपकी मदर से मिलता है। एंड बेसिकली तो यू कैन ऑलवेज ट्रेस कि हु वुड हैव बीन हर मदर। किसी का भी कोई भी सैंपल मिला, उसकी माँ कौन रही होगी, और उसकी माँ को भी उसकी माँ से मिला होगा, उसकी माँ को भी उसकी माँ से मिला होगा। तो इस तरीके से ये ट्रेस किया जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जैसे अगर आपका
स्टेप वाला टाइप का है, तो यू कैन फिगर आउट कि इसकी मदर स्टेप एंसेस्ट्री वाली रही होगी, है ना? तो ऐसे है, तो उससे फिगर आउट किया गया बेसिकली। जब इन जितने, हाँ, अब ये है कि सबका नहीं पता है, पर जितने सैंपल मिले हैं उनके बेसिस पे ये फिगर आउट किया गया है कि आर्यंस जो माइग्रेशन के थ्रू इंडिया में आए, वो लेट्स से, लेट्स नॉट कॉल देम आर्यंस, लेट्स जस्ट कॉल देम सेंट्रल एशियन, जो डीएनए आया हमारे स्टेप डीएनए, तो दे उनमें मोस्टली मेल आए हैं, और दे केम एंड मैरिड मोस्ट ऑफ द, मतलब दे मैरिड द women दैट वर ऑलरेडी है। तो इस तरीके से, मतलब इसलिए मिक्सिंग तो हैवीली होनी ही थी, बिकॉज दे हैड नो women ऑफ देयर ओन बैकग्राउंड टू मैरी, सो दे ऑल मैरिड, whoever could married the women that were already present from the older occupants of our country। तो इस तरीके से ट्रेस करते हैं, हाँ, कि फादर कौन था, मदर कौन था। अब कैसे ट्रेस करते हैं, कितना पुराना है, कि अब देखो वो डीएनए तो डायरेक्टली एक ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ऐसे होता है अब ओवर मल्टीपल जनरेशन उसमें म्यूटेशंस आते जाते हैं। तो फिर ये समवेयर, मतलब दे हैव फिगर्ड आउट कि लगभग कितने सालों में कितने म्यूटेशन आ जाने चाहिए, और फिर ये देखते हैं कि अब म्यूटेशन की भी डेफिनेशन होती है कि किसको म्यूटेशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। उस लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, बट ये होता है कि हाँ, इतने, अगर जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये होता है कि 100 सालों में लगभग 4 जनरेशन आ जाएंगे या 5 जनरेशन आ जाएंगे, और उनमें लगभग 10 म्यूटेशंस आ जाएगी। तो अगर आपको ये दिखता है कि एंशिएंट डीएनए और करंट डीएनए में मान लीजिए 100 म्यूटेशन का डिफरेंस है, तो आप ऐसे फिगर आउट कर सकते हो कि एक लगभग कितना साल पुराना होगा। तो उस तरीके से डेटिंग भी की जाती है कि अगर हमें सिर्फ स्केलेटन मिल जाए तो ये कितना पुराना है, उसकी डेटिंग इस तरीके से भी करते हैं डीएनए के थ्रू। अच्छा, तो संस्कृत के बारे में क्या हम जानते हैं कि मतलब संस्कृत एक्चुअली कितनी पुरानी है? और जो वेदों में लैंग्वेज लिखी हुई है, इज़ इट द सेम एज़ प्रेज़ेंट डे संस्कृत, या फिर जो हमने संस्कृत पढ़ी है वो? और अ, मतलब उसमें ऐसा होता है कि ऋग्वेद की भी मैंने देखा है लोग अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। तो अगर लैंग्वेज वही है तो इंटरप्रिटेशंस इतने डिफरेंट क्यों निकल रहे हैं? और या फिर ये भी हुआ है कि वो इतनी पुरानी लैंग्वेज है, इट इज़ लाइक कि वो लैंग्वेज भी अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, और उसको भी हम सोच रहे हैं कि ये कहा होगा, ये कहा होगा। मतलब लैंग्वेज इवॉल्व कैसे हुई? संस्कृत इवॉल्व कैसे हुई? तो ऐसा है कि अगर इंडियन स्कॉलर्स की मानी जाए या ज़्यादातर लोगों की मानी जाए, तो ओल्डेस्ट रिटन एविडेंस ऑफ संस्कृत इज ऋग्वेद, बट ऋग्वेद हैज़ नॉट बीन डेटेड टू एनीथिंग। तो उसको एक अनबायस बंदा जो है वो, ही डज नॉट कंसिडर इट एज अ प्रूफ कि इतने साल पहले थी, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं पता उसका। सब लोग अभी लड़ ही रहे हैं कि ऋग्वेद कितना पुराना है। ठीक है, तो जो डेटेड सबसे पुरानी चीज़ है वो है संस्कृत का माना जाता है कि एक मिडिल ईस्ट में टर्की और सीरिया और ईरान, पार्ट्स ऑफ इराक में एम्पायर हुआ करते थे दो, 2000 बीसी के आसपास। एक तो हट्टी एम्पायर, और जो कि टर्की वाला था, और मिटानी एम्पायर जो कि सीरिया इराक वाला पार्ट था। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी का बेसिकली हमारे पास वो है, रिकॉर्ड है, जो कि हट्टी पीपल जो थे, हिटाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उन्होंने उसको सहेज के रखा। दे हैड अ रिटन लैंग्वेज, एंड उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको, हाँ, तो हट्टी, दे डिड नॉट हैव अ रिटन लैंग्वेज, दे एक्सेप्टेड द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टू राइट देयर लैंग्वेज। अब याद है ना वो थी। तो यूनिफॉर्म लैंग्वेज जो है वो मेसोपोटामिया में डेवलप हुई थी, एंड एज, मतलब जिसके एविडेंस हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर इट द ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज, जो सुमेरियन लैंग्वेज है। इट वाज एन आइसोटोप, वो आइसोटोप नहीं, इट वाज एन आइस
बट मतलब वो लैंग्वेज जो है किसी फैमिली को नहीं बिलोंग करती है, इट डेवलप्ड इन आइसोलेशन। एंड उनका स्क्रिप्ट था यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो कि व्हेन पीपल गॉट टू सी दैट दे हैव अ रिटन वे ऑफ दे कैन राइट थिंग्स, तो नियर बाय रीजन्स में सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों ने भी मतलब उनकी स्क्रिप्ट को एग्जैक्टली दे एक्सेप्टेड। तो जो सबसे पहले अकेडियंस ने यूनिफॉर्म में लिखना शुरू किया था, जो हालांकि वो 100-150 साल ही रहा था उनका एम्पायर। फिर उसके बाद बट वो लैंग्वेज रिमेन्ड, एंड अकेडियन आई थिंक वाज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ असीरियंस आल्सो। एंड तो उस पूरे रीजन में बेसिकली चाहे लैंग्वेज जो भी बोल रहे हैं, चाहे हुरियन बोली जा रही है, चाहे हिटाइट्स अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या मितानी अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, सबके सारी सारी लैंग्वेजेस यूनिफॉर्म में ही लिखी जा रही थी, क्योंकि वही एक स्क्रिप्ट उन्हें पता थी तब तक। तो तो एक हमारे पास टेक्स्ट मिलता है जिसमें उस ट्रीटी का पूरा डिक्लेरेशन है कि ट्रीटी में क्या क्या हुआ था, और वहाँ पे उसमें जनरली उस टाइम पे रिलीजियस डिटीज़ वगैरह का आह्वान किया जाता था साक्षी मानने के लिए, एज विटनेस एंड ऑल। तो उसमें जिन भगवानों का नाम लिखा हुआ है मिटानी लोगों की तरफ से, बेसिकली वो नाम जो है वो हमारे वेदों के भगवानों के नाम में सेम है, जिनमें से इंद्र, वरुण एंड सोम वगैरह का मेंशन किया गया। तो मैनी पीपल जस्ट कंसिडर इट एज अ प्रूफ कि देखो संस्कृत एग्जिस्टेड एंड दीज आर संस्कृत वर्ड्स, एंड मैतानी पीपल जो ये जो रॉयल लैंग्वेज थी वो दैट वाज संस्कृत, एंड दे वर अ वर्जन ऑफ संस्कृत, एंड सो संस्कृत इज एटलीस्ट दैट मच ओल्ड। ठीक है। और बट ये है कि वी फॉर श्योर अभी जानते ही हैं, मतलब जहाँ से ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि क्यों वेस्ट वाले इंटरेस्टेड हुए इसमें, वो यही इसीलिए था क्योंकि संस्कृत के रूट वर्ड्स जो थे उनकी लैंग्वेज के रूट वर्ड से मैच करते थे। और वहाँ से ही वो जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बात आई कि एक कॉमन लैंग्वेज रही होगी, जिससे दोनों संस्कृत भी निकले और अदर लैंग्वेजेस भी निकले। तो मेन जो है अनबायस्ड ओपिनियन कहोगे आप स्कॉलर्स का, तो ये है कि सिंस दे शेयर्ड अ लॉट ऑफ, मतलब दोनों एक ही उससे निकले हैं, एक ही मदर लैंग्वेजेस से निकले हुए हैं, तो बहुत सारे वर्ड दे शेयर्ड, और उनके वो भगवानों के नाम जो थे वो दे वर स्टिल द सेम इन द ओल्डर लैंग्वेज ऑल्सो। प्रोटो इंडो यूरोपियन ऑल्सो हैड दोज सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स। वही नेम जो है संस्कृत भगवानों के नाम वही रहे संस्कृत में भी, और उन वो जो लैंग्वेज बोल रहे थे जो कि द अदर मतलब द उस सेक्शन के द्वारा बोली जा रही थी कि जो कि इंडिया में नहीं आया। They had split, and a section came into India from the steppe migrants, and one section went into Iran, जिन्होंने जाके पर्शियन लैंग्वेज वगैरह जो है वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है, एंड इट शेयर्स अ लॉट्स ऑफ वर्ड्स विद संस्कृत। तो सोम तो बहुत ही मतलब सोम मीन्स द सेम इन पर्शियन एंड इंडियन, वो सोमरस की बात होती है, और सोम गॉड ऑल्सो। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जो कॉमन है। तो एक मतलब नॉर्मली स्कॉलर्स ने कंक्लूड किया कि ओके दे प्रोबेबली स्पोक अ लैंग्वेज दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत, बट मैनी ऑफ द स्कॉलर्स हु आर लाइक ऑफ माइंड दैट संस्कृत वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दे से कि ओके दे दोज पीपल द मिटानी रॉयल्स वर इंडियंस, एंड दे केम, दे वर लाइक ईदर दे वर थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, मतलब वैसे वाले जो हारे हुए राजा थे, या तो जो वहाँ जाके बस गए, या फिर जस्ट वो दे वर लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स टू कॉन्कर, उन्होंने जाके कॉन्कर कर लिया, एंड मिटानी पीपल रॉयल्स वर बेसिकली ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा भी मानते हैं लोग। तो ऐसा बोलने वाले लोग बोलते हैं कि यस, ये संस्कृत का सबसे पुराना एविडेंस है अदर देन ऋग्वेद, जो कि डेटेड नहीं है अभी प्रॉपरली। बाकी ये है कि तुमने जो सेकंड सवाल पूछा था कि लैंग्वेज संस्कृत कैसे हुई, तो ऐसा है यार, सबसे पहले संस्कृत जो है, हम जो मॉडर्न संस्कृत बोलते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो वो फॉर्मलाइज करी थी पाणिनि ने, जो कि एक फेमस स्कॉलर थे। अब उनके टाइमलाइन के ऊपर भी काफ़ी डिबेट चलता है, बट रफली बिटवीन 400 टू 800 बीसी माना जाता है। मॉड मतलब मोस्ट स्कॉलर्स से इट इज़ अराउंड 400 500 बीसी, जब उन्होंने
बेसिकली एक अष्टध्यायी नाम की बुक लिखी। बुक तो हम बुक बोलते हैं, तब तो वो पोएम्स ही लिखते थे। तो उन्होंने वो एक बहुत ही लंबा टेक्स्ट लिखा जिसमें सारे नियम लिखे गए जो कि फॉलो किए जाएंगे संस्कृत में। तो उन्होंने बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया संस्कृत को, और उन्होंने उसमें इसके अलावा ये भी बता रखा है, मतलब ऐसा मेंशन किया है कि वो पहले बंदा नहीं है ऐसे करने वाला, ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन। देयर वर अर्लियर पीपल, scholars also, who tried to standardize Sanskrit, but with time it kept evolving and changing, and uh, so मतलब the need for standardization was always there. So मतलब ये है कि हर रीजन में अलग तरीके की संस्कृत नहीं बोली जा रही हो, देयर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज। तो वो उन्होंने पाणिनि ने उसके सारे रूल्स लिखे, एंड वो रूल्स ही बेसिकली रटाए जाते थे बच्चों को, दे वर टॉट एंड मेक देम रिमेंबर। तो वो सवेरे शाम उसको रटते थे, एंड उसी से मॉडर्न संस्कृत जो है, जो हम बोलते हैं, वो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज हुई है उसके बाद। लेकिन उससे पहले वी नो फॉर श्योर कि संस्कृत जो है बदलती रहती थी, और उन्होंने खुद ही बोला कि वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ये दिस इज अ स्टैंडर्डाइजिंग एक्सरसाइज। उससे पहले मल्टीपल वर्जन्स बनते थे, अलग अलग जगह टाइम पे अलग अलग चेंजेस आते गए संस्कृत में। तो ये है, ये तो एक एविडेंस है ही इस बात का। लेकिन ये है कि इससे जैसे हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, तो हमने ये भी पाया कि ऋग्वेद क्या, सारे वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सारे वेदों में जो संस्कृत है, ग्रामर है, वो और वोकैबुलरी है, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो वो उस टाइम भी इवॉल्व हो रही थी जब वेद लिखे जा रहे थे, उस टाइम भी वो कांस्टेंट नहीं रही थी। और जो ऋग्वेद, इवन ऋग्वेद के, वो भी मैंने पहले भी शायद बात मेंशन करी थी, ऋग्वेद के मंडलों में भी ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे अब ये दीज आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ लिंग्विस्ट, जिससे वो पता करते हैं कि या भाई किसी लैंग्वेज में कितना कैसे चेंज आ रहा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने फिगर आउट किया कि अच्छा, ऋग्वेद के जो अर्लीस्ट हुए थी उसमें इस तरह की लैंग्वेज थी, और क्या क्या उसकी स्पेशलिटी थी, कि मतलब ये चीज़ क्या बदलाव आ गए कंपेयर टू जो बाद में चेंज आ गए। तो वोकेबलरी का भी डिफरेंस है, कई बार ऐसा है कि इस तरह से मतलब कुछ जो कि लैंग्वेजेस के टिपिकली हर लैंग्वेज में होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लैंग्वेजेस में वी नो फॉर श्योर कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जिसमें ये इन दो स्वरों का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, और वो आ गया है तो दैट इज़ अ प्रूफ कि ये वो लैंग्वेज नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स के रूल्स होते हैं जो कि दे स्टडी टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सेम लैंग्वेज है या फिर डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो वी नो फॉर श्योर कि जो ऋग्वेद लिखा गया था उसके प्रथम मंडल हैं, उनकी लैंग्वेज इज़ थोड़ी थोड़ी संस्कृत इज़ डिफरेंट देन जो उनके लेटर मंडल हैं ऋग्वेद के ही। और फिर उसके बाद मतलब सब्सिक्वेंट वेदों में भी वो चेंज होती गई। वी नो फॉर श्योर कि वेद सारे इनसे तो पुराने हैं, पाणिनि से। पाणिनि का ग्रामर जो है वो अभी हमारा स्टैंडर्ड ग्रामर है। तो क्लियर तो हुई मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें, बट मुझे लग रहा है कि अब और बहुत सारे सवाल दिमाग में अभी इकट्ठे हो गए, पैदा हो गए हैं अब। लेकिन सारे चीज़ों को तो अब एक ही पॉडकास्ट में हम कवर नहीं कर सकते। तो आई होप जल्दी हम दोबारा बैठेंगे, तब तक मैं मेरे और अभी जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं मैं इनको और थोड़ा सर्च करता हूँ, समझता हूँ। बट फिर एक बार बैठते हैं कभी इन चीज़ों को और रिकंसाइल करने में और थोड़ी क्लैरिटी करने में। आई होप मेरे साथ जो है और लोग जो इस वीडियो को जब भी देखेंगे उनके भी मन में काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। चलो यार, मुझे भी ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है, तो तुमसे बात करके काफ़ी मज़ा आया। एंड विल कंटिन्यू, विल सेट फॉर मोर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। चलो यार, थैंक यू।